हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में फिर मैं आपके लिए 2015 का जो है पेपर लेकर आई हूँ। लेकिन यह पेपर आपका जो है द्वितीय चरण यानी कि सेकंड शिफ्ट का है। और यह पेपर में भी आपके 30 क्वेश्चंस हैं। जैसे कि जो तीन पेपर इससे पहले जो मैं आपको करा चुकी हूँ उनमें 30 क्वेश्चन जैसा आपके पैटर्न है कि आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे सामान्य ज्ञान की तरफ से। तो यही पेपर का पैटर्न रहेगा। और ये जो प्रश्न पत्र मैंने आपको जो सॉल्व पेपर ही मैं आपको करा रही हूँ, इनको आप ज़रूर से देखिए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस मैं देख रही हूँ कि हर साल रिपीट हो रहे हैं। 19 में भी रिपीट हुआ वही क्वेश्चन, 18 में भी हुआ, फिर 2015 के चारों पेपर में कई क्वेश्चन ऐसे हैं कि रिपीट हुए जा रहे हैं। तो इसको आप ज़रूर देखें। और दोस्तों, जो आज चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जो दोस्त पहले से ही जुड़े हैं वो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे यह कंटेंट सभी तक पहुंचे जो आगामी परीक्षा या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। कहाँ स्थित है इसके बारे में आपको बताना है। तो ये भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देख लीजिए, मैंने अभी आपको बताया था कि 2015 द्वितीय चरण का ये पेपर है आपका। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये ग्रह के नाम है और यहाँ पर जो है सूर्य से दूरी इसकी बताई गई है। दोस्तों, ये प्रश्न भी आपका रिपीट है, ये 2019 में भी आ चुका है। देख लीजिएगा आप मैच करके। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। जब आप सारे प्रश्न पत्र देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। अगला प्रश्न आपका जो मिलान का है, इधर ग्रह के नाम है, इधर सूर्य से इनकी दूरी बताई गई है। इसका सीधा सीधा हम आंसर देखते हैं। इसका आंसर है आपका 1 2 3 4। बुध की इतनी दूरी है, शुक्र की इतनी हुई, पृथ्वी की इतनी और मंगल की इतनी सूर्य से दूरी बताई गई है इन ग्रह की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर ये इसका आंसर भी दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया। यहाँ पर बताना है। जो राष्ट्रीय गीत है सभी को पता होगा राष्ट्रीय गीत के बारे में, लेकिन ये कब अपनाया गया था इसके बारे में बताना है। तो यह 24 जनवरी 1950 को मनाया गया था। तो दोस्तों, ये प्रश्न आपका मुझे लगता है सबका सही गया होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, यहाँ पर इसकी डिटेल दी गई है। वंदे मातरम संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को मनाया था। ये 1950 को इसको अपना लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा कानून न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों को विशेष पहुंच से न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करने के कारण सरकार के मंत्रियों पर शुल्क लगाता है। प्रश्न मुझे लगता है सबकी समझ में आ गया होगा क्या प्रश्न है। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। इसका उत्तर आपका होगा डी, न्यायाधिकरण तथा पूछताछ अधिनियम 1952 में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर इसकी डिटेल दी गई है, इसको आप पढ़ लेना आराम से। अगला प्रश्न देख लीजिए, जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है तो उसे क्या कहते हैं। जब सरकार की आय जो होती है मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है तो उसको क्या कहा जाता है। तो इसको बताइए दोस्तों, क्या कहा जाता है। उसको कहा जाता है राजस्व घाटा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं आपके। अगला प्रश्न है आपका, जब यहाँ पर ये पूरा बता रखा है डिटेल में, इसको पढ़ लेना। भारत का संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे इसमें बताना है आपको। तो इसका भी उत्तर मुझे लगता है मोस्टली बच्चों को पता ही होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर, इसको नोट कर लीजिए। पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और जिसकी जो अस्थायी अध्यक्ष थे, जो सच्चिदानंद थे वो अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। और फिर 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 1946 को ये रहे 9 दिसंबर से। और फिर यहाँ पर ये, ठीक है, 11 दिसंबर से 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक मिनट इसको रफ करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। यानी कि 9 दिसंबर से बस ये सिन्हा को जो है अस्थायी नियुक्त किया गया था, लेकिन 11 दिसंबर से 1946 को स्थायी सदस्य इनको बनाया गया और इनको अस्थायी सदस्य बनाया गया। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न यहाँ पर ध्यान से इसको पढ़ लेना आप, यहाँ पर डिटेल दी गई है इसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संघ लोक सेवा आयोग का गठन निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था।
लोक सेवा आयोग का गठन? बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है आपसे ये प्रश्न। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 315 के अंतर्गत किया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, संसद में सरकारी विधेयक का अर्थ होता है, या संसद में सरकारी विधेयक का अर्थ क्या है या होता है? तो आपको इसका उत्तर बताना है। तो आपका इसका उत्तर होगा डी, संसद के दोनों सदनों में किसी भी मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक क्या होता है? सरकारी विधेयक होता है, यह इसका अर्थ होता है। यहाँ पर डिटेल है, इसको आप पढ़ लेना आराम से। मूलभूत कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस वर्ष समाविष्ट किया गया? समाविष्ट यानी कि उनको शामिल किया गया। किनको? मूलभूत कर्तव्यों को। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका उत्तर? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा, मूलभूत कर्तव्यों को 1976 में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, अरुण जेटली कैबिनेट मंत्री अब तो शायद ये नहीं रहे हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, सुषमा स्वराज भी नहीं रही हैं, स्मृति ईरानी हैं। तो वैसे तो प्रश्न बनता ही है, तो इसमें आपको बताना है पोर्टफोलियो क्या है ये। तो इसको तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये प्रश्न अब नहीं बन सकता। थे में तो ये बन सकता है, लेकिन है में नहीं बन सकता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री थे, 26 मई रक्षा मंत्री थे। अब ये जो है वैसे प्रश्न देख लेना आप इसको, ठीक है। भारत के संदर्भ में फेडरेशन का कब किससे संबंधित है? ये प्रश्न देख लीजिए, भारत के संदर्भ में फेडरेशन कब किससे संबंधित है, ये बताते हैं आपको। तो इस प्रश्न का उत्तर हम आपको बताते हैं। और एक तरीके, तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा फुटबॉल। भारत के संदर्भ में फेडरेशन कप किससे संबंधित है? तो वह फुटबॉल से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली कमलजीत संधू थी। इनकी जानकारी आपको थोड़ा सा दे देते हैं। इन्होंने 1970 में पहली बार जो है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, और वह दौड़ थी 400 मीटर की। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर देश के नाम है, और यहाँ पर जो ग्लासगो जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उनसे कुल पदकों की संख्या जो जिस देश ने जितनी जीती है यहाँ पर उनके दिए गए हैं। और यहाँ पर उत्तर हम आपको बता देते हैं कौन सा इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर होगा आपका डी, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, इसका डी उत्तर होगा 3, 4, 1, 2, ठीक है। यहाँ पर इसकी डिटेल नहीं है, तो इसको आप मैच कर लेना किसको कितने पदक मिले थे। ये इसका उत्तर मैंने आपको बता दिया, 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। निम्नलिखित कथन यहाँ पर पढ़ने हैं, इसमें से कितने सही हैं वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पर कूट है, सही उत्तर चुनना है आपको, कितने सही हैं इसमें से। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसमें आपका ए और डी सही है, तो आप इसको पढ़ लेना। ए डी में क्या है? डी का हम आपको बता रहे, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों की सोचने की शक्ति का विकास करना होता है। सोचने के लिए कैसे मजबूर होते हैं, या विकास कैसे कर सकते हैं हम बच्चों को जब वर्क कर देंगे तभी तो वो जो है सोचने के लिए मजबूर होंगे, या उनकी शक्ति का हम विकास कर सकते हैं। और सोचने के लिए जब आप खुद से कोई काम कराते जा रहे हैं, बच्चों को करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा है, तो वो काम नहीं करेंगे। तो आप पहले उनको वर्क दीजिए, वो उस काम के लिए सोचेंगे, तभी उनका विकास हो पाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक अच्छा अनुसंधान निम्नलिखित 4 चरणों में होता है। तो ये 4 चरण दिए गए हैं, यहाँ पर इनको सीक्वेंस में हमें लगाना है, कौन कौन से कहाँ पर सही बैठेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ए, सी, बी, डी इसका सही है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? आंकड़ों का उद्देश्यों की स्थापना, यानी कि सबसे पहले हमें उद्देश्य स्थापित करने होते हैं, उसके बाद आंकड़ों को एकत्रित करना होता है। उद्देश्य स्थापित करने के बाद फिर आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, फिर निष्कर्षों की व्याख्या निकालते हैं। चलिए अगला प्रश्न, एक अच्छा अनुसंधान 4 चरणों में इन क्रम में होता है। बताना है इसमें एक अच्छा अनुसंधान किन क्रम में होता है। तो यहाँ पर ये अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से फलांकी त्रुटि कौन सी है? फलांकी त्रुटि के बारे में बताना है। तो फलांकी त्रुटि है प्रत्युत्तर की त्रुटि। जो फलांकी त्रुटि मानी गई है वह प्रत्युत्तर की त्रुटि है। चलिए यहाँ पर इसका डिटेल भी दे रखी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। वह चर जिसका हम औसतांक, माध्य तथा मानक विचलन निकाल सकते हैं, वह निम्नलिखित में किस मापनी द्वारा मापे जाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा अंतराल मापनी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नहीं है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, तो इसको ज़रूर नोट डाउन करिए आप। देख लीजिए इसका उत्तर कौन सा होगा। इसका उत्तर होगा डी, विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा का पर्यवेक्षण। विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा का पर्यवेक्षण क्या होता है, कौन सा कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नहीं है? यह नहीं है। बाकी कॉलेजों को अनुदान का आवंटन, भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देना, बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण, ये तीनों इनके कार्य हैं। आयोग का ये वाला नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको आप पढ़ सकते हैं आराम से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संक्षेप गलत है? यहाँ पर ये जो है संक्षेप दिए गए हैं इनके, और इसमें बताना है कि इसमें कौन सा गलत है। तो देख लीजिए दोस्तों कौन सा इसका गलत होगा। इसमें जो आपका डी गलत होगा, ठीक है, इसमें डी गलत है। बाकी ये तीनों सही हैं आपके, ये इनके तीनों को आपको सही उत्तर बताए गए हैं, और ये वाला आपका गलत है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे 4 ईमेल पते दिए गए हैं, इनमें से जो है कौन सा ईमेल पता सही है? ABCD 4 हैं, ये चारों में से आपको बताना है कौन सा सही है। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा B और D, यानी कि B वाला सही है और D सही है, बाकी ये वाला गलत है आपका, और ये गलत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो 4 वक्तव्य हैं, 4 में से बताना है कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। तो 4 में से 3 तो सही होंगे ही, लेकिन एक सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा इसमें से सही नहीं है। यहाँ पर इसकी डिटेल भी दी गई है। CPU वाला सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है, न कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को, यानी कि C इसका सही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दें तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलेगी? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आपका प्रश्न आ भी सकता है। तो इसमें जो बीमारी फैलेगी वो फैलेगी टाइफाइड। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है? बाकी 3 है। हाइड्रोजन है, वो ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैसों में शामिल होती हैं। यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको पढ़ लेना। 2014 में विश्व पर्यावरण दिवस के लिए क्या विषय था? अच्छा प्रश्न है, आपसे विषय हर एक साल का पूछा जा सकता है, 2014 का भी पूछ सकते हैं। तो आपका इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। मुझे लगता है बहुत ही प्रश्न अच्छा है और सभी को इसका उत्तर पता होगा। छोटे द्वीप तथा जलवायु परिवर्तन 2014 की ये थीम थी, या विषय बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? इसके बारे में ज़रूर पढ़िए क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, क्योंकि ये आपके नेट के सिलेबस में भी आता है। चलिए इसका उत्तर देख लीजिए। इसका उत्तर ए है। यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच एक समझौता है, क्योटो प्रोटोकॉल। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसकी फुल फॉर्म भी है यहाँ पर, और आपको जो है हिंदी में भी ये दे रखा है। चलिए आगे चलते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो ये तो सभी को पता है कि जयदेव जी इसके रचयिता हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में 2 सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो बताइए दोस्तों कौन सी गैस है? तो आपका इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी। इसका उत्तर क्या लगाएंगे हम? तो इसका उत्तर हम लगाएंगे नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन। चलिए आगे चलते हैं। राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सूची निम्नलिखित है। राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची निम्नलिखित है, इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका उत्तर आपका ये कूट में उत्तर है, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर इसका उत्तर है 1 2 3 4। ठीक है, चलिए आपके प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। 30 के 30 प्रश्न आपके पूरे हो चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, जिससे आपका ये कंटेंट सभी तक पहुँचे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपके द्वारा ही कंटेंट और लोगों तक पहुँचता है जब उसको आप लाइक एंड शेयर करते हैं। तो करिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर।